So hello students, today we will study about new chapter, actually new unit known as modern physics, one of the most scoring units of physics in class 12th। तो देखिए इस मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर बेसिकली आते हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। सबसे पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मैटर वेव्स, तीसरा है एक्स रेज, चौथा है न्यूक्लियर फिजिक्स और पांचवा है रेडियो एक्टिविटी। इसमें से कुछ चैप्टर्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं, जैसे कि ये रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स भी आप बहुत हद तक केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। एक्स रेज में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा यहाँ पे, जो आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, हालांकि इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा पढ़ रखा है आपने, मैटर वेव्स भी पूरा पढ़ रखा है, लेकिन फिर से हम पढ़ेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपने आइंस्टीन इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ी है पहले से, है ना। तो फिर भी हम दोबारा से कुछ और चीज़ें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सब ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब हर साल गारंटीड सवाल इस पर पूछे जाते हैं, लगभग हर यूनिट हर चैप्टर पे इसमें सवाल पूछा जाता है। तो आज के दिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही बताऊंगा कि बेसिकली देखिए सारी चर्चा जो है लाइट पर हो रही थी, है ना। तो ये मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली लाइट के ऊपर ही बना है पूरा का पूरा। लाइट और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जो कि हमें दिखती नहीं है ना, उन चीज़ों के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम, मतलब माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जो हैं। तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई? लाइट के नेचर पे बात स्टार्ट हुई। तो कई सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, मतलब अपनी अपनी थ्योरियाँ दे रहे थे। तो सबसे पहले उस समय पे इसे न्यूटन सबसे फेमस थे, तो सबसे पहली थ्योरी न्यूटन जी ने दी, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई न्यूटन ने दी, उन्होंने क्या बोला, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते थे, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो उस समय केवल न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इसलिए हमने न्यूटन की बात, सारे साइंटिस्टों ने न्यूटन की बात को बिना आर्ग्यूमेंट के मान लिया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक और नए साइंटिस्ट आए हाइगन नाम के। तो उन्होंने बोला कि लाइट जो है वेव है, तो और उन्होंने अपनी वेव थ्योरी से मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव भी करके दिखाए। तो इसलिए उनकी बात, मतलब न्यूटन की बात को काटने लगी। लेकिन न्यूटन उस समय बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इसलिए सब लोगों ने मतलब उनकी थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी ही सही है। तो हाइगन ने क्या बोला, वेव थ्योरी। उन्होंने बोला कि लाइट इज़ अ वेव, ठीक है। उन्होंने वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट वगैरह एक्सप्लेन किए, उससे उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। तो लेकिन बात अभी भी न्यूटन की मानी जा रही थी। तो कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ, एक और थ्योरी आई, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, तो उन्होंने फिर किसको सपोर्ट किया, वेव नेचर को। आपको याद होगा कि मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है ना। तो अब क्या हुआ, दो साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलने लगे कि लाइट जो है वेव नेचर शो करती है। तो फिर न्यूटन की बात को उस समय नकार दिया गया और फिर लाइट का वेव नेचर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ठीक है, बात अभी वेव थ्योरी मान ली गई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने फिर बोल दिया कि ये पार्टिकल, लाइट जो है पार्टिकल है। उन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी पार्टिकल थ्योरी से, ठीक है। मतलब न्यूटन के बाद जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, वो थे मैक्स प्लैंक। इन्होंने ये E=h/ν इस तरीके से ये लॉ दिया और उन्होंने बोला कि लाइट इज़ अ पार्टिकल। तो फिर से
मतलब ये बहस शुरू हो गई कि लाइट इज़ अ पार्टिकल और वेव, क्योंकि कई साइंटिस्ट वेव बोल रहे थे। और फिर मैक्स प्लैंक को कुछ समय के बाद एक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने भी प्रूव करके दिखाया कि लाइट इज़ अ पार्टिकल। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उससे भी क्या प्रूव हुआ कि लाइट जो है पार्टिकल है। तो अभी फिर कन्फ्यूजन शुरू हो गया, क्योंकि दो साइंटिस्टों ने पहले न्यूटन को नकारा कि लाइट जो है वेव है, पार्टिकल नहीं है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन, उन्होंने फिर बोला कि नहीं, लाइट वेव नहीं है, पार्टिकल है। अब इतनी सारी थ्योरियाँ आई तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया। फिर कई समय के बाद एक और साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम है डी ब्रोगली, आपने नाम सुना होगा ये। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने बोला लाइट इज़ बोथ मैटर एंड वेव, मतलब पार्टिकल एंड वेव। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर बेसिकली। ठीक है, लाइट ने क्या मतलब लाइट को उन्होंने क्या माना, ड्यूअल नेचर है, मतलब उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। बेसिकली क्या हुआ, साइंटिस्टों ने अपने वर्क के लिए सहूलियत ढूंढ ली कि जिस जगह पर पार्टिकल थ्योरी से फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है वहाँ पर आप पार्टिकल मान लीजिए, और जहाँ पर फिनोमेना वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा है वहाँ पर आप वेव मान लीजिए। ठीक है, तो अभी हम जो थ्योरी मानते हैं वो कौन सी थ्योरी है, डी ब्रोगली थ्योरी। मतलब लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो हम डी ब्रोगली थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बात ये आती है, डी ब्रोगली ने ये तो बोल दिया कि लाइट जो है पार्टिकल है, ठीक है, सॉरी ड्यूअल नेचर है। तो फिर लोगों ने पूछा कैसे ड्यूअल नेचर है, तो उन्होंने, डी ब्रोगली ने क्या बताया, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। ठीक है, अब ये फोटोन्स क्या थे, उन्होंने बोला कि ये फोटोन एक बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो लाइट इनके द्वारा बनी होती है, और इस फोटोन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। उन्होंने बोला कि मोमेंटम ऑफ, मतलब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है, तो उन्होंने बोला मोमेंटम, मतलब जो एक फोटोन का मोमेंटम होगा p, उसको उन्होंने बोला ये h अपॉन लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब देखिए, अब उन्होंने फोटोन्स पार्टिकल तो मान लिया, लेकिन अब ये उन्होंने फॉर्मूला जो दिया, उन्होंने बोला कि ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो इस तरीके से रिलेट होता है वेवलेंथ से। तो बेसिकली ये फॉर्मूला एक मिस्टीरियस फॉर्मूला है, क्योंकि ये पार्टिकल को वेव से कनेक्ट करता है। लैम्डा किसका टर्म है, वेव नेचर का, और मोमेंटम किसका टर्म है पार्टिकल का। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटिंग पार्टिकल नेचर विद वेव नेचर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गिवन बाय डी ब्रोगली विच रिजॉल्व मैनी इशूज़ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारी बातें हमें ज़्यादा नहीं पता है, आज तक साइंटिस्टों को भी नहीं पता है, लेकिन जितना हमको पता है वो उससे हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जो डेली फिनोमेना हम देखते हैं डेली लाइफ में, उसको हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोला कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होती है, एनर्जी जो ई होती है एक फोटोन की, उसको वो लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन। ठीक है, ये भी किसके बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब फोटोन्स कितनी स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ये शायद सुना होगा ये फॉर्मूला कि वेव वेलोसिटी जो होती है वो एफ लैम्डा होती है, वेयर एफ इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी इस तरीके से रिलेट होती है। तो फिर अगर यहाँ पर हम फोटोन की बात करें तो v को क्या लिखेंगे, c, तो c बराबर क्या लिखा जाएगा, f लैम्डा, या फिर c बाई लैम्डा को क्या लिखा जाएगा, f। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, h × f। ठीक है, समझ में आया। तो एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करते हैं, E बराबर hf। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब देखिए, अगर आपसे यहीं पे एक सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, n1 और n2, वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। अब मान लीजिए इस पर एक फोटोन गिरा इस तरीके से,
ठीक है। तो गिरने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ी या घटी, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या हुआ, वेदर इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो फिर हम क्या बोलेंगे, देखिए एनर्जी रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब रिफ्रैक्शन होता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज सेम। समझ में आया? अब देखिए हम क्योंकि फोटोन की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी सी फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जिससे हमको समझने में आसानी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि फोटोन का जो है रेस्ट मास जो है, फोटोन एज रेस्ट मास इज इक्वल टू 0, मतलब फोटोन के मास के बारे में हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन हम उसका रेस्ट मास क्या मानते हैं, 0। एक्चुअली एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू m0/1-(v²/c²। बेसिकली ये जो फार्मूला ये पार्टिकल के लिए दिया गया, तो लेकिन हमको इसलिए मतलब ये फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोटोन की लाइट जो मतलब स्पीड जो है c के बराबर है। तो जब आप यहाँ पे v को c रखेंगे तो c²/c² 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस m को डिफाइन करने के लिए हमने m0 को भी क्या माना, 0। तो इस फार्मूले से हम ये बोल पाते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। हालांकि ये फार्मूला पार्टिकल के लिए है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा कंजर्वेशन ऑफ फोटोन्स नामक कोई चीज़ नहीं होती, मतलब फोटोन्स एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह में पढ़ा होगा, अगर किसी मतलब सरफेस पर रेडिएशन गिर रहा है तो हो सकता है जितने फोटोन्स उस पर गिर रहे हैं वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब अगर एक रूम में 1000 फोटोन्स है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा 1000 ही रहेंगे, कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। सो हम लिख सकते हैं देयर इज नो सच थिंग एज कंजर्वेशन ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोटोन को हम चार्ज भी नहीं कर सकते, फोटोन्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास कराएंगे तो उसका कोई डेविएशन नहीं होता, मतलब इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसे लिखेंगे, इट रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये 5 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें याद रखना आगे मतलब आगे चैप्टर में। ठीक है, तो हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लेते हैं इन फोटोन्स के बारे में। अब देखिए हमने एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बोला अभी, hc/λ। अब देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए h की वैल्यू क्या होती है, 6.63 या फिर 6.67 × 10⁻⁻34। ठीक है, और c की यूनिट क्या होती है, 3 × 10⁸8, और लैम्डा वो मीटर्स में रहता है। ठीक है, तो h की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एंड मतलब c की। अब देखिए क्योंकि फोटोन बहुत छोटी क्वांटिटी तो उसकी एनर्जी जूल्स में नहीं होती, जूल्स एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो हो सकता है आपने कुछ छोटी यूनिट सुनी हो, जैसे अर्ग एक छोटी यूनिट होती है, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं। लेकिन फोटोन के लिए वो यूनिट भी बहुत बड़ी है, तो फोटोन के लिए हमें और छोटी यूनिट की ज़रूरत थी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुना है इस बारे में, इसके बारे में आपने?
देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन गन बनाकर दिखा रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, ठीक। मान लीजिए 1 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से छोड़ें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरीके से होगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट प्लेट से छोड़ें, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है, और ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर और ये हायर पोटेंशियल पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर मूव करेंगे। तो अगर आप यहाँ से छोड़ें लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि Q × V होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ जाएगी तो हमको नहीं पता है वो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितनी होगी, E × V, और V की वैल्यू कितनी है, 1, तो -E लिखेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर -E हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, कितना गेन हुआ, E के बराबर, ठीक है। देखिए ऐसे ही तो लिखेंगे 0 + 0 = K + K - E, तो K की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, E, तो इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, E, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करा देते हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं V वोल्ट्स लेता, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखता, EV, तो यहाँ पर EV लिखते, तो यहाँ पर EV, तो मतलब अगर V वोल्ट से एक्सीलरेट कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की यूनिट, मतलब एनर्जी आई, ये किस में है, ये जूल्स में, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, समझ आया। या फिर 1 जूल = हम बोलेंगे 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कौन सी बड़ी यूनिट हुई, जूल यूनिट बड़ी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है। तो फिर हम जब मतलब फोटोन की बात करते हैं तो फिर यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो काफ़ी छोटी यूनिट है, ठीक है। तो फिर अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में इसको कैलकुलेट करें अगर, तो देखिए आप सोचिए इसको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये पूरा टर्म जूल में है, तो जूल से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए 6.67 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा इज इन मीटर्स, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जो एनर्जी की यूनिट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। तो फिर देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आता है 12.4 × 10⁻⁻7 कुछ आता है, ठीक है, और लैम्डा इज इन मीटर्स, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है, समझ आया। और देखिए 19 ऊपर जाएगा तो 19 और 8 कितना हुआ, 27, और 34 में से 27 जाएगा तो -7 बचता है, और ये 6.67 मतलब 6.7 मान लीजिए आप, लगभग 6.7 × 3 आप करेंगे तो ये आएगा 20 पॉइंट समथिंग, और 20 पॉइंट समथिंग का आप 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 12.4 आता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, मुझे ये वैल्यू याद है तो मैंने डायरेक्टली लिखा है। अब देखिए ये वैल्यू आई जब लैम्डा की वैल्यू मीटर में दी है। अब जनरली जो सवाल आते हैं उसमें हमें लैम्डा किस में दिया होता है, एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में, ठीक है। तो लैम्डा मीटर में, तो 1 मीटर = कितना होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻⁻9 नैनोमीटर्स। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे इसको, देखिए लैम्डा × 10⁻⁻10 यहाँ करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, तो 10 - 7 बचेगा 3, तो फिर न्यूमरेटर में क्या बचेगा 12,400, ठीक है, अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार सवालों में डायरेक्टली लैम्डा दिया जाएगा एंगस्ट्रॉम में, तो आपको एनर्जी एक लाइन में कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। अगर ये नैनोमीटर में होता तो फिर क्या लिखते हैं इसको, तो फिर हम इसको लिखते हैं 1240
अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं ये। चलिए आगे और प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, हमने अभी तक एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। अब देखिए जो आगे सवाल आएंगे उसमें थोड़ी बहुत चर्चा हम पावर और इंटेंसिटी की भी करेंगे। पावर और इंटेंसिटी काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, तो फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ पावर और इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, पावर एंड इंटेंसिटी। अब देखिए, अगर कोई एक पॉइंट सोर्स है तो अगर मान लीजिए वो उसकी पावर P है, ठीक है, तो वो R डिस्टेंस पर अगर उसके कारण इंटेंसिटी पूछी जाए, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए R डिस्टेंस पर इससे इंटेंसिटी पूछी गई, तो I इज इक्वल टू होता है P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। बेसिकली इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी गिरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और पावर क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इंटेंसिटी की यूनिट्स होती हैं और डेफिनेशन ये होती है। अब देखिए, पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 बाई R स्क्वायर के। अगर कोई लाइन सोर्स होता तो उसके कारण इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, फॉर लाइन सोर्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है ना। और अगर कोई प्लेनर सोर्स होता इस तरीके से, तो फिर इंटेंसिटी जो है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखिए इस पर थोड़ी बहुत और डिस्कस और एक आध सवाल और पूछ लेता हूं मैं। अब देखिए, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि ये एक पॉइंट सोर्स है इस और मान लीजिए इसकी पावर P है, ठीक है, और इससे R1 दूरी पर एक I रखी है सपोज करिए, और R2 दूरी पर एक और I रखी है इधर। ठीक है, और सपोज करिए R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए, और ये दोनों स्मॉल आइज हैं ऐसा सपोज करिए, आपसे पूछा जाए कि एनर्जी फॉलिंग ऑन आइज, किस आई पर एनर्जी फॉलिंग ज़्यादा होगी। मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो एनर्जी फॉलिंग ऑन आई विल बी मैक्सिमम इन विच आई। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। हमको पता है कि ये पावर P फेंक रहा है, तो हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एरिया तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल आइज हैं, तो फिर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी कैलकुलेट कितनी फॉल करेगी, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो P अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, ये इंटेंसिटी कहाँ जा रही है, 2 पे। ठीक है, और I1 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, P अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। समझ में आया। तो ये I1 I2 हो गया। अब देखिए, अगर हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी फॉलिंग, तो एनर्जी फॉलिंग क्या होगा, देखिए एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, पर यूनिट टाइम। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना होगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, तो उसको हम पावर रिसीव्ड कितना हो रहा है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 है, तो फिर डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी रिसीव्ड बाई 1 पर यूनिट टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा
एज कंपेयर टू सेकेंड आई। समझ आया? क्योंकि I2 की वैल्यू कम है और I1 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि R2 छोटा है तो फिर I1 की वैल्यू ज़्यादा है, I1 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए E1 डॉट ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज़ ग्रेटर इन फर्स्ट केस। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और छोटा सवाल पूछा जाए आपसे, मान लीजिए ये एक P पॉइंट सोर्स है और यहाँ पर एक I रखी है, बहुत छोटी सी I है जिसका डायमीटर मान लीजिए D है, ठीक है, और सपोज करिए ये R दूरी पर रखी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट एनर्जी फॉलिंग ऑन आई, तो उसकी वैल्यू ही बतानी है आपको, ठीक है। तो फिर कैसे बताएंगे बताइए? अब देखिए ये सबसे पहले तो आपको स्मॉल दिया गया है आई, तो स्मॉल आई देने का क्या पर्पज़ है, जिससे आप इंटेंसिटी उस स्मॉल आई पे सेम मान लें, ठीक है, उस पर आप इंटेंसिटी सेम मान लें। तो फिर देखिए क्या लिखेंगे, पहले तो हम इंटेंसिटी लिखेंगे P/4πr²। इतनी इंटेंसिटी मतलब इस सर्कल पर गिर रही होगी, ठीक है। अब देखिए बात आती है, अब आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, 4πd²/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर πd² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये r लिख देता हूं मैं, ठीक है, r कितना हो जाएगा d/2। तो अब देखिए ये 4πr²/2 क्या है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि एक्सपोज्ड होगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, है ना। और ये πr² क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो ये वाला सर्कल इंटरसेप्ट करेगा इस आई पर। तो कौन सा एरिया लेंगे? अब बेसिकली ये प्रोजेक्टेड एरिया होता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख सकते हैं इसको, इट इज़ ऑलवेज प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, तो फिर हम कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे? 4πr²/2 इज़ नॉट प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इंटरसेप्ट कितना कर रहा है, केवल πr² को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, πd²/4। समझ आया? तो दिस विल बी एनर्जी फॉलिंग या फिर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम बाय आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये लेंगे πr², 4πr²/2 क्यों नहीं लेंगे? तो देखिए आपने शायद सोलर कांस्टेंट पढ़ा होगा, ये मतलब थर्मोडायनेमिक्स मतलब रेडिएशन वाले चैप्टर में आपने एक सोलर कांस्टेंट नाम की चीज़ पढ़ी होगी, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ उसको, आप याद करिए, उसमें एक मतलब सन लेते थे हम, और सन का रेडियस मान लीजिए RS है और इसकी पावर P है, तो इसको हम कंसीडर करते थे ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो हम क्या लिखते थे, सिग्मा ए में क्या लिखते थे हम, 4πrs² और T की पावर 4, वेयर TS इज टेम्परेचर ऑफ द सन, ठीक है। और यहाँ पर कोई अर्थ है मान लीजिए, और इसका रेडियस कितना है, RE, ठीक है, और मान लीजिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है RO, मतलब ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो फिर हम सोलर मतलब एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ क्या लिखते थे, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, तो ये हम क्या लिखते थे, P/, एक्सक्यूज मी, बेसिकली पावर अपॉन 4πr02² इंटू πre² लिखते थे हम, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया लेते थे, मतलब ये जो ऑर्बिट वाला जो स्फीयर बनेगा, जो इसको कट करेगा, वो कितना एरिया कट करेगा, खाली πre², है ना, हेमिस्फेरिकल एरिया नहीं कट करेगा, तो इसलिए हम कौन सा एरिया लेते थे वहाँ पे, πre², ठीक है। तो वहीं से मैंने इसको समझाया, बेसिकली आपको हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, सिंपल से। देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि हम हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, है ना, जब भी आपसे एनर्जी फॉलिंग या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात की जाए तो प्रोजेक्टेड एरिया हम कंसीडर करेंगे। सो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछूं, मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, और इस पर एक पैरेलल बीम इस तरीके से गिर रही है, इस बीम की इंटेंसिटी I
और वेवलेंथ लैम्डा, और मान लीजिए ये एरिया जो है ये ए एरिया पर गिर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग का कितना होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इंटेंसिटी हमको गिवन है क्योंकि इस बीम की, तो हम एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, हमको पता है एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई सिंगल फोटोन, ये होती है hc/λ। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इस पर फॉल कर रही है। तो टोटल एनर्जी हम निकाल लेंगे और एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है, तो हम टोटल एनर्जी का अगर एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे। तो टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितनी होगी। देखिए पर यूनिट टाइम को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी के ऊपर डॉट लगाए मतलब पर यूनिट टाइम बोला जा रहा है वो। तो ई डॉट कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इज इंटेंसिटी, मतलब आई बेसिकली क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये यूनिट टाइम की एनर्जी तो है लेकिन यूनिट एरिया भी है, तो हमें तो एरिया ए दिया हुआ है, तो हम टोटल एनर्जी फॉलिंग इन ऑल एरिया कितना लिखेंगे, आई इंटू ए। समझ आया। तो देखिए आई इंटू ए टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम हो जाएगी इस पूरे एरिया में। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कितने लिखेंगे, आई इंटू ए अपॉन hc/λ। सो दिस इज द आंसर। समझ आया। अब मान लीजिए थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं अगर सवाल को, मान लीजिए ये इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, और फिर से ये एरिया ए है और लेट्स से ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर गिर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कैलकुलेट, यही सेम सवाल, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इस केस में डायरेक्टली कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सेम आंसर होना चाहिए क्योंकि एरिया तो अभी भी सेम है। तो देखिए ऐसा नहीं है, मतलब क्वांटिटीज आपको ये दे रखी हैं, आई और लैम्डा, मतलब जो रेडिएशन गिर रहा है उसका इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, है ना। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इस केस में कौन सा एरिया होगा, ये वाला, हम इस एरिया को लेंगे। तो अब देखिए क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो फिर ये एरिया कितना होगा, अगर मैं इसको ए डैश बोलूँ तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा चेंज आएगा इसके आंसर में, कितना होगा, आई इंटू ए कॉस थीटा इंटू λ/hc। ये इस केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, यू हैव टू टेक ऑलवेज प्रोजेक्टेड एरिया।